वो अपना जो अभी इस सेशन में बात करेंगे वो इसके बारे में बात करेंगे, ट्रांसपिरेशन। देयर इज अ डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब भाप बन के उड़ जाना, ट्रांसपिरेशन में भी भाप बन के उड़ती है क्या, वाटर, लेकिन ट्रांसपिरेशन में विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा होता है। भाप बन के उड़ने में स्टोमेटा का कोई रोल नहीं होता। ट्रांसपिरेशन आपका जो होता है वो एक आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस, और आपका जो इवेपोरेशन है वो आपका एक फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, ये बात आपको क्लियर। इवेपोरेशन जो होता है वो बॉडी के कंप्लीट होल पार्ट से हो सकता है, होल सरफेस से हो सकता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन सिर्फ और सिर्फ एरियल पार्ट से होता है, जहां जहां पर आपके स्टोमेटा होंगे, ठीक है, लेंटिकल्स होंगे, क्यूटिकल होंगे, इन सब जगहों से ट्रांसपिरेशन होता है। तो 3 नाम लिया हमने, इसका मतलब ट्रांसपिरेशन भी 3 टाइप से मेजॉरिटी में आएंगे। नंबर 1 होगा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, नंबर 2 होगा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, नंबर 3 होगा कौन सा, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी में जो ट्रांसपिरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा बेटा, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा के थ्रू होगा। 3 टाइप का ट्रांसपिरेशन। तो सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन किससे होता है, स्टोमेटा से। स्टोमेटा देखिए नेचर कितनी बढ़िया है, ये आपकी लीफ है, ये आपकी क्या है, लीफ। लीफ का ही अपर सरफेस है, नीचे वाला लोअर सरफेस है। अपर सरफेस स्मूथ होता है, लोअर सरफेस थोड़ा सा आपको खुरदुरा दिखाई पड़ता है, लोअर सरफेस आपको खुरदुरा दिखाई पड़ता है। लोअर सरफेस पे आपका स्टोमेटा ज्यादा पाया जाता है, अपर सरफेस पर कम पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। और अपर सरफेस पर एक लाइन होती है किसकी, क्यूटिकल की। इस क्यूटिकल की लाइनिंग से क्या हमको फायदा मिलता है कि अपर सरफेस पे ट्रांसपिरेशन रेट नहीं होता, या नहीं के बराबर होता है, बिल्कुल कम होता है। ठीक, ट्रांसपिरेशन नीचे से होता है। तो आपको सवाल पूछेगा कि स्टोमेटा कहाँ पर पाया जाता है सबसे ज्यादा, तो लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पर पाया जाता है। ठीक है, जनरली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट जहाँ जहाँ पर होते, ठीक है, प्लांट की जो ग्रीन पार्ट होंगे वहां वहां पर आपको इस टाइप की ओपनिंग दिखाई पड़ती है। लेकिन मेजोरिटी में ओपनिंग ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी, लीफ में होगी, और लीफ में कहाँ पर होगी, लोअर सरफेस पर। तो इसलिए हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन। हमारे साथ पॉइंट को लिखिएगा, दैट इज द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करें, ट्रांसपिरेशन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे करें, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द वेपर फॉर्म। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, जो हो गया आपका लॉस ऑफ वाटर इन दी वेपर फॉर्म, लॉस ऑफ वाटर इन दी वेपर फॉर्म। वेपर के फॉर्म में जो है वाटर का लॉस होता है फ्रॉम द एरियल पार्ट। ठीक है, फ्रॉम द एरियल पार्ट, फ्रॉम द एरियल पार्ट। इज क्लियर, यस। मैंने बताया आपको डिफरेंसेस, वो डिफरेंसेस आप लिख लीजिएगा अपने से। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ डिफरेंसेस क्या हैं, कि आपका जो ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन में डिफरेंस ये है कि आपका ट्रांसपिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और आपका इवेपोरेशन एक आपका मैकेनिकल प्रोसेस है। ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है, इवेपोरेशन विदाउट स्टोमेटा। ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द बॉडी होता है और इवेपोरेशन पूरे होल सरफेस से हो सकता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन जनरली क्या करता है कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल लाइक वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है। एक पॉइंट आप यहाँ पर मेंशन करिएगा कि जो प्लांट्स आपके मेसोफाइट्स होते हैं, जो प्लांट्स आपके मेसोफाइट्स होते हैं, इनमें जो ट्रांसपिरेशन रेट होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन। और जो आपके प्लांट्स जीरोफाइट होंगे, जीरोफिटिक प्लांट्स होंगे,
इनके अंदर जो ट्रांसपिरेशन होगा वो मिनिमम ट्रांसपिरेशन, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन नहीं होता। जैसे आपका हो गया एल्गी, ठीक है, आपका हो गया फंजी या फंजाई, एल्गी, फंजाई और सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट। आप क्या कह सकते हैं बेटा, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट। ये जो आपके होते हैं सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट, इन सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट के अंदर जो ट्रांसपिरेशन होता है वो ट्रांसपिरेशन नहीं होता, ठीक है, ट्रांसपिरेशन यहाँ पर नहीं होता, ठीक। अगर हम आपसे बात करें कि ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा किस मेसोफिटिक प्लांट में होगा, तो आप बोलोगे सर C3 प्लांट में सबसे ज्यादा होगा। फिर मैं पूछूं उससे कम किस में होगा, तो आप बोलोगे C4 में होगा। फिर उससे कम किस में होगा, सैंड प्लांट, ठीक है। तो ये इसका, ओ माय गॉड, तुमने पढ़ा नहीं है ना, यार। तो सबसे कम इसमें होगा बेटा सैंड प्लांट में, ग्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म में। फिर उससे ज्यादा किसमें होगा बेटा, C4 में होगा। फिर उससे ज्यादा किसमें होगा, C3 प्लांट। ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है, इट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ट्रांसपिरेशन रेट। ट्रांसपिरेशन रेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, C3, C4 एंड कैन। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितने सबसे ज्यादा होगी, C4 में ज्यादा होगी, ठीक है। क्या मॉडिफिकेशन होता है इसमें, इस मॉडिफिकेशन का नाम क्या है, ट्रांस एनाटॉमी, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, ट्रांस एनाटॉमी, ठीक है। और क्या होता है, 99% ऑफ द वाटर जो होता है इस ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, बाहर की तरफ जो है वाटर वेपर के फॉर्म में निकल जाता है। अब रूट हेयर ने जितनी मदद मेहनत की है, बस जो 99% वो वाटर, अगर 100% वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, उसका 99% वाटर क्या हो जाता है, सूख कर जाता है हवा। इस तरीके से ये पूरे प्लांट को कूल करता है, कूलिंग सिस्टम। और कभी भी पेड़ मतलब पौधों को जब पानी देना हो, तो पानी आप कभी पत्ती से मत दीजिएगा, पानी हमेशा जड़ में दीजिए। बड़े शहर के कुछ पढ़े लिखे जो बुढ़े हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है तो उसके पत्तियों पर पानी छिड़कना शुरू कर देते हैं, जैसे केजरीवाल जी पागल आदमी, ठीक है। वो पानी का छिड़काव करवाएगा पूरे, कहाँ पर, पूरी दिल्ली में। क्यों करवाते हैं, वेस्टेज ऑफ वाटर है भैया। हाँ, धुलने का पर्पज है तो ठीक है, कूल करने का पर्पज है तो नहीं है। रूट हेयर कहाँ पर होता है, रूट्स में होता है, और रूट्स कहाँ है, अंडरग्राउंड है ना। पानी कैसे आप दोगे, पेड़ की तने पर डाल दो तो पानी जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा नीचे जमीन में। तो आप ये सोचो गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ज्यादा पानी डाल दोगे इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाएगा, जब बंद हो जाएगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन होगा पौधा सूख जाएगा। इसीलिए ये कहा गया है कि रात के समय में पानी नहीं देना चाहिए पौधों को, क्योंकि रात के समय में हमारा जो स्टोमेटा होता है, जहाँ से ट्रांसपिरेशन होता है, वो क्या हो जाता है, वो क्लोज हो, रात के समय में स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, तो उस वक्त पानी देने का कोई फायदा हमें नहीं, ठीक है। 99% जो लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, और 1 से 2% पानी, यानी 1% या 2% पानी जो होता है वो यूज होता है। तो इस पॉइंट पे ऐसे मेंशन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में फटाफट कि क्या कह सकते हैं कि 98 to 99% वाटर लॉस होता है इसमें, और 1 से 2% वाटर जो है ये वाटर का यूज होता है। इज इट क्लियर बेटा, ठीक है। एक अंकल थे, उनका नाम था स्टीवर्ड, एक अंकल थे स्टीवर्ड थे। स्टीवर्ड अंकल ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो ट्रांसपिरेशन है ये अनअवॉइडेबल चीज है, इसको हम दूर नहीं कर सकते, एक ऐसा राक्षस है इसको हम दूर नहीं कर सकते। इन्होंने कहा था अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल एविल, ठीक है, अनअवॉइडेबल एविल कहा था। और एक अंकल और थे, उनका नाम था कर्टिस, ठीक है। कर्टिस अंकल ने क्या कहा था, कर्टिस ने कहा था कि ये जो ट्रांसपिरेशन है आपका, ये नेसेसरी एविल है, आवश्यक जो है राक्षस है, ठीक है। ये क्या है, नेसेसरी, नेसेसरी एविल,
तो ये एनसीईआरटी में शायद नहीं है, है नहीं है ना, तो डोंट फोकस ऑन दिस। लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर कभी आया तो ये मत लेना मुझे सुनने को आया। हाँ ठीक है ना, अच्छा थोड़ा भी तुम लोग अच्छे लोग। आगे मैं कुछ बता दूं कि जनरली क्या होता है कि स्टोमेटा हमारा रात में बंद होता है और दिन में खुलता है। दिन में खुलता क्यों है? क्योंकि दिन के समय में वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं। यहाँ पर स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने में जो सोडियम और हाइड्रोजन का इन्फ्लक्स था, पोटेशियम इन्फ्लक्स था, वो ज्यादा रोल प्ले करता था। तो उससे हम अभी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन कौन कौन सा होता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन मैकेनिज्म के ऊपर अभी हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये जो ट्रांसपिरेशन है कितने टाइप से होता है? नंबर एक हो गया आपका स्टोमेटल टाइप, यानी कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। दूसरा होता है आपका क्यूटिक्युलर ट्रांसपिरेशन और तीसरा होता है आपका लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन। कौन सा होता है? लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन। ये तीन ट्रांसपिरेशन है, ठीक है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो होगा बाय द स्टोमेटा, and this stomata presents at lower surface of leaf, ठीक है। और ये जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है अप्रोक्सीमेटली 90% ट्रांसपिरेशन इससे होता है बेटा, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है। उसके बाद जो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, ये क्यूटिकल कहाँ पर पाए जाते हैं? पत्ती के अपर सरफेस पर पाए जाते हैं, या स्टेम्स का जो एरियल पार्ट था वो पार्ट जो थोड़ा सा स्मूथ दिखाई पड़ता है, चिकना सा दिखाई पड़ता है, उसके लिए पाए जाए, ठीक है। थ्रू द क्यूटिकल ऑन ऑफ हर्बेशियस सिस्टम, किसके थ्रू होगा बेटा? थ्रू द क्यूटिकल ऑन herbaceous system, herbaceous system and the upper surface of the leaf, है ना, and on the leaf, and on the leaf। ये आपका कौन क्या हो गया बेटा? ये आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है टोटल ट्रांसपिरेशन रेट में? अप्रोक्सीमेटली 8% होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हम कह रहे हैं। उसके बाद लेंटिकल, ठीक है। लेंटिकल जो होते हैं ये भी आपके बॉडी स्टेम पर पाए जाते हैं। ये हर्बेशियस सिस्टम में पाया जा रहा था, क्यूटिकल जनरली जो हर्बेशियस सिस्टम है वहां पर पाए जाते हैं। ये जो ट्रांसपिरेशन होता है ये अप्रोक्सीमेटली 1% के आसपास का होता है। सबसे लोएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। थ्रू द लेंटिकल होता है ये, थ्रू दी लेंटिकल, ठीक है, थ्रू दी लेंटिकल। ये हो गया। इसके बाद आपका आता है फोलियर ट्रांसपिरेशन। क्या होता है बेटा? फोलियर ट्रांसपिरेशन। नाम सुना है फोलियर ट्रांसपिरेशन का? नहीं सुना? फोलियर, बताओ क्या है? जाओ, ठीक है बेटा। फोलियर ट्रांसपिरेशन इसको कहते हैं कि जिसमें स्टोमेटा और क्यूटिकल दोनों को मिलाकर। फोलियर ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन और क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन दोनों को हम क्या करेंगे बेटा? मिला देंगे, तो हम इसको बोलेंगे फोलियर ट्रांसपिरेशन। फोलियर ट्रांसपिरेशन में मैंने क्या बताया? मैं आपका है स्टोमेटल प्लस क्यूटिकुलर, स्टोमेटल प्लस क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, इसको मिला के क्या बोलेंगे? आपका फोलियर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। याद करिए अभी हमने आपको एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बना करके दिखाया था।
उस स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा था बेटा? गार्ड सेल दिख रहा था, ठीक है, गार्ड सेल दिख रहा था। और गार्ड सेल में दिख क्या रहा था, यहीं से दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये गार्ड सेल आपको दिख रहा है। ये जो ये दिख रहा है ना, ये सेल्यूलोज का माइक्रोफाइब्रिल है, ये रेडियली अरेंज होता है। किस तरीके से अरेंजमेंट है इसका बेटा? रेडियली अरेंज है, ठीक है। तो ये रेडियली अरेंज होने की वजह से ये सेल, जो गार्ड सेल, उसको टर्जिट करने में ये मदद करता है। ये बात आप समझिए, ठीक है। एसेसरी सेल्स इसमें कौन सी होती है बेटा? ये जो सब्सिडियरी सेल्स दिख रही है, इसको हम एसेसरी सेल्स भी कहते हैं, ठीक। चलिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा की बात हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की बात करें। अच्छा, एक चीज और बताइए कि हमारा ये जो स्टोमेटा है, एक टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं सनकेन स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होता है, लीफ के सरफेस पे ना होकर थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है, अंदर होता है। और इस टाइप से जो स्टोमेटा होता है आपके जीरोफाइट प्लांट से पाया जाता है, ठीक। ये है आपका सनकेन स्टोमेटा, बस नाम याद करिए, एग्जाम्पल याद करिए, सनकेन स्टोमेटा। ये आपका है सनकेन स्टोमेटा। सनकेन स्टोमेटा इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जीरोफाइट। और जीरोफाइट वो प्लांट होते हैं जो आपके जैसलमेर के रेगिस्तान में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जैसलमेर के रेगिस्तान में मिलेगा, ठीक है। लिख लेना तुम लोग अपना, किडनी शेप का स्टोमेटा होता है, ठीक है। एपिडर्मल सेल से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट होता है एपिडर्मल सेल से ही होता है, एपिडर्मल लेयर पे ही होगा। ऊपर की तरफ एपिडर्मिस, नीचे की तरफ हाइपोडर्मिस, दोनों ही डर्मिस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। और तो और जहां पर स्टोमेटा होता है उसके पास में आपको एक कैविटी दिखाई पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एयर चैम्बर कहते हैं, एयर स्पेस कहते हैं। देखा था ना आपने? ये देखिए, ये जो लीफ का स्ट्रक्चर हमने बनाया था, तो इसके पास में जहां पर अगर ये सरफेस पर, अगर यहाँ पर ये नीचे की तरफ अगर स्टोमेटा यहाँ पर है, यहाँ पर आपका अगर स्टोमेटा है, तो इसके आसपास आपको थोड़ा सा स्पेस दिखाई पड़ता है यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एयर स्पेस, ठीक। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग हेडिंग डालेंगे आपको, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, ऐसे लिखिएगा बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर, डिपेंड्स अपॉन द ऑस्मोटिक प्रेशर। किसका ऑस्मोटिक प्रेशर? गार्ड सेल, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल, जीसी। अगर गार्ड सेल टर्जिड है, क्वेश्चन बनता है यहाँ, अगर गार्ड सेल आपकी टर्जिड है, टर्जिड का मतलब इसके अंदर पानी है, तब तो स्टोमेटा किस कंडीशन में रहेगा? बताइए, स्टोमेटा रहेगा ओपन कंडीशन। अगर आपकी जो गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल आपका फ्लैसिड कंडीशन में, तो स्टोमेटा आपका क्लोज रहेगा। तो क्या रहेगा आपका? स्टोमेटा क्लोज रहेगा, ठीक है। नॉर्मली जो स्टोमेटा होगा ओवल शेप का होगा। जब इसके अंदर पानी आना शुरू कर देता है, तब उस टाइम पर क्या होगा? इसका टर्गर प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। अब चूंकि आउटर लेयर कैसी होती है? थिन होती है, और अंदर जो इनर लेयर होती है वो कैसी होती है? थिक होती है। जो थिक लेयर है वो इलास्टिक नहीं है, लेकिन जो थिन लेयर है उसके अंदर क्या इलास्टिसिटी है? वो इलास्टिक है। इसकी
वजह से उसके अंदर क्या होगा बेटा, स्ट्रेचिंग पैदा होगी और ये स्टोमेटा बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। जब बाहर की तरफ फैलना शुरू हो जाएगा तब ऐसे क्या है, अभी ये क्या है, ये क्या है, ये स्टोमेटा क्लोज है, ठीक है। जब इधर और इधर यहाँ पर इसके वॉल पर प्रेशर बढ़ेगा तो ये बाहर की तरफ खुलेगा तो बीच में स्पेस बन जाएगा तो स्टोमेटा कट के ओपन होगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो पहले तो हमारा स्टोमेटा कैसा था, ये स्टोमेटा है हमारा, ब्लास्टोमियर मत समझ लेना, ठीक है। ये पहले क्या है, ये क्लोज है, ठीक है। ये क्या ओवल शेप का है, क्लोज है, इसमें थोड़ा सा स्पेस हमने छोड़ा है, देखिए, ठीक है, दिख रहा है ना। तो अब क्या होगा, इसमें वाटर इसके अंदर एंटर करेगा, वाटर एंटर करेगा, वाटर धीरे धीरे जब भरना शुरू हो जाएगा तब वाटर क्या करेगा, अपने वॉल के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू करेगा फ्लूइड की वजह से। आपने पढ़ा था टर्गर प्रेशर। तो अगली कंडीशन में क्या होगी, इधर देखते हैं, ऐसे यहाँ पर धीरे धीरे ये हल्का हल्का सा खुलना शुरू हुआ है, ठीक है, और वाटर के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू करेगा। अब देखिए, एक कमजोर आदमी के ऊपर प्रेशर लगा, एक मजबूत आदमी के ऊपर प्रेशर लगा, ये कौन जल्दी टूट जाएगा, कमजोर आदमी टूट जाएगा, है ना। सही बात है, ये तो दुनिया की रीत, कमजोर को दुनिया दबाती, जैसे हमको लोग परेशान करते। नहीं आ रही तो बहुत परेशान करते, ठीक है। अब तो क्या होगा बेटा, इधर इधर प्रेशर लगेगा, बाहर की वॉल कैसी थी, हम बताया था ना, बाहर की वॉल थी थी, अंदर वाली वॉल थी थिक। तो ये बताइए, ये जो टर्गर प्रेशर लग रहा है इसका असर सबसे ज्यादा किस पर होगा, इन वाले पर होगा। ये प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगा, इससे ऐसे लगा, इससे खटाक ये प्रेशर लगा तो इधर से फैल जाएगा। ये देखो, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है, प्रेशर लगेगा तो ऐसे खुल जाएगा, ऐसे जब खुल गया तो ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा खुल गया, स्टोमेटा खुल गया तो अपना काम हो जाएगा। यहाँ से पानी भाप बन के निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया बेटा, आगे होगा कि इसमें आउटर वॉल कैसी है बेटा, थीन है, और थीन होने की वजह से कैसी है, इलास्टिक है, इलास्टिक होने की वजह से इसके अंदर स्ट्रेचिंग ज्यादा होगी। पूछा गया कि हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ किसमें पाया जाता है, केमिस्ट्री का फिजिक्स का सवाल है, आपने कहा था सिल्वर। टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, सिल्वर, ये ना मीट में पूछा गया। देखो, टर्गर प्रेशर का जो मेन काम है वो इसके ऊपर तो होता है, थोड़ा सा प्रेशर लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा असर इधर लगता है, सबसे ज्यादा किधर लगता है, इधर लगता है, बाहर की तरफ लगेगा। तो जब प्रेशर बाहर की तरफ लगेगा तो ये जो इधर इधर कम लगेगा। अब मान लीजिए कि अगर अगर इधर एक्सपेंशन अगर 70% हो रहा है तो इधर एक्सपेंशन जो हो रहा है वो आपका 1% या 2% हो रहा है, क्योंकि इधर अंदर की वॉल कैसी है, ठीक है। तो जब प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा तो मैंने बताया ना, ये बाहर की तरफ प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है तो मतलब कि खिंचाव हो रहा है। ठीक वैसे ही खिंचाव हो रहा है जब मेटाफेजिक प्लेट पर जो आपके क्रोमोसोम्स अरेंज है स्पिंडल फाइबर के ऊपर, ठीक है, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, खींच रहे थे। खींचने की वजह से क्या हुआ था, आपका सेंट्रोमियर ब्रेक कर गया। वैसे यहाँ पर ये खिंचाव हो रहा है तो बीच में मान लीजिए सेंट्रोमियर है, ये अलग हो गया। तो इसमें होता क्या है, एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इसमें होता यह है कि आउटर वॉल इज थिन एंड इलास्टिक एंड cellulosic microfibril arranged in radial manner, arranged in radial manner,
विच पुल्स इनर वॉल क्या कर रही है, खींचेंगे ना। देखो ना बच्चे, ये आपका ये जो स्टोमेटा है, देखिए ये तरीके से स्टोमेटा जो हमने बनाया है, ये स्टोमेटा जो बनाया है, इसमें जो क्या थे बेटा, ये रेडियली अरेंज थे आपके सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल। ये क्या करेंगे, जब इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, दीवार पर प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, तब ये इसके साथ अटैच है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में थोड़ी खींचेंगे, ये इसको इसी तरफ ऐसे एक्सपेंड करेंगे। जब एक्सपेंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इधर से पुलिंग हो जाएगी इसकी। ये जो चिपका हुआ था पहले, ये जो पहले चिपका हुआ था, इसकी क्या हो जाएगी बेटा, इस तरफ पुलिंग होगी, ये इस तरफ पुल करेगा। जब दोनों से पुल करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्पिन हो जाएगा। सबका काम है। तो क्या लिखा आपने, विच पुल्स इनर वॉल, ठीक है, इनर वॉल एंड आउटर वॉल स्ट्रेचेस आउट, outer wall stretches out and the result stomata open and as a result stomata open। तो इसमें जो थ्योरीज आई थी, इसमें सारी थ्योरी वगैरह तो नहीं है ना आपके सिलेबस में, पढ़ना भी नहीं, तो क्या मैं इसको पढ़ाऊं, पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, बट आप सुन लीजिए कि क्या होता है थ्योरी में। थ्योरी में उन्होंने कहा था, पहली थ्योरी आई थी जो आपके वान मोल ने दिया था कि फोटोसिंथेसिस इज इन गार्ड सेल थ्योरी, फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल। उन्होंने कहा था कि फोटोसिंथेसिस होती है गार्ड सेल थ्योरी में, जिसकी वजह से आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये थ्योरी क्या कह रही थी कि जब फोटोसिंथेसिस होती है गार्ड सेल में, फोटोसिंथेसिस गार्ड सेल में होती है, तो उसमें क्या हो जाता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। जब हाइपरटोनिक हो जाएगा तो अपने सराउंडिंग मीडियम से पानी को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर के बढ़ने के लिए। बोले तुम्हारी बात तो बड़ी अच्छी है, तुम लोग को भी अच्छी लग रही है, लेकिन उन प्लांट का क्या जिनके अंदर स्टोमेटा रात में ओपन होता है, रात में तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती ना, C4 प्लांट में तो नहीं होता ना ऐसा, टाइम प्लांट में तो नहीं होता ना ऐसा। फिर उसके बाद क्या हो गया, ये थ्योरी गलत हो गई कि नहीं। बोलोगे सर पहले तो बड़ा अच्छा लगा, सब गड़बड़ हो गया मामले में। मतलब जैसे केमिस्ट्री में हर बार थियरी आई, हर बार गलत हुई, हर बार थियरी आई, हर बार गलत हुई, तो बच्चे ने क्या कहा, अरे भैया पहले खोज लेते फिर उसके बाद बताते हैं। हाँ, पहले खोज लेते कागज से, उसके बाद बता देंगे भाई थियरी कौन सी तुम्हारी सही है। हर बार तुम गलत थियरी देते हो, तो इसके तो एक्सेप्शन है। रदरफोर्ड का मॉडल आ गया, फिर उसके बाद जो है हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल आ गया, फिर कौन सा आ गया था वो जो नीचे सॉमरफील्ड का मॉडल आ गया। बोले कि एक तो तरबूज होता है, तरबूज में जैसे उसके बीज बड़े होते हैं वैसे इसके जो है, हाँ, ये जो थॉमसन मॉडल। अरे भैया जो सही है बोल रहा हो, तो ठीक है, जब गलत चीजें आती हैं तभी उसके ऊपर काम करके सही किया जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल थ्योरी थी, है ना। मैं खाली नाम लिख देता हूँ। पहली जो थ्योरी आई थी, सिलेबस में नहीं है बेटा, समझिएगा, नॉट इन सिलेबस। तो पहली जो थियरी थी वो कौन सी थी, फोटो सिंथेसिस गार्ड सेल थ्योरी, फोटो सिंथेसिस गार्ड सेल थ्योरी। ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस होगी तो क्या होगा, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो सेल कैसा हो जाएगा बेटा, सेल आपका हाइपरटोनिक हो जाएगा, और हाइपरटोनिक होगा तो सराउंडिंग से क्या करेगा, वाटर को अंदर लेगा, इसकी वजह से आपका टर्गर प्रेशर और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों इंक्रीज करेगा, और इसके रिस्पॉन्स में क्या हो जाता है, स्टोमेटा हमारा ओपन हो जाता है, स्टोमेटा हमारा ओपन हो जाता है। लेकिन एक्सेप्शन में वही आया,
सेक्शन में क्या आया कि भाई कैम प्लांट होते हैं ओपन ड्यूरिंग नाइट, क्लोरोप्लास्ट ऑफ मोनोकॉट, गार्ड सेल क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो गार्ड सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होता है किसके अंदर बेटा, क्लोरोप्लास्ट, मोनोकॉट का जो गार्ड सेल होता है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो इनएक्टिव होता है, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता। तो ये दो एक्सेप्शन आ गए। तो इसका एक्सेप्शन क्या आया था, इसका एक्सेप्शन ये था, इसका एक्सेप्शन ये था कि बेटा कैम प्लांट रेस्पिरेशन एसिड मेटाबॉलिज्म एंड chloroplast of guard cell of monocot ये कैसा होता है बेटा, ये आपका इनएक्टिव होता है। जब इनएक्टिव होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, तो मतलब पूरी तरीके से एक तरफ से इस तरफ तक पूरा का पूरा मोनोकॉट ने इसको डिस्कार्ड कर दिया। भाई ऐसा है कि हम तुम्हारी राय से मुत्तफिक नहीं है, मतलब हम तुम्हारी राय से जो है क्या कहते हैं उसको, हम अग्री नहीं करते, सहमत नहीं है, क्या बात, हम इस बात से तुम्हारे सहमत नहीं, हमारी बात कुछ ही लोगों के लिए सही, कुछ ऐसी बात की है जो यूनिवर्सली सही हो। फिर स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थियरी आई थी, ठीक है, स्टार्च कन्वर्जन थियरी आई थी, उन्होंने भी यही बात कही थी, लगभग यही बात थी। स्टार्च कन्वर्जन थियरी में क्या था, उन्होंने बताया कि ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, गार्ड सेल के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, वही आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन बनेगा, वाटर उसके अंदर आएगा, एंड ऑस्मोसिस हो रही है, वाटर अंदर आने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंड ऑस्मोसिस हो रही है। एंड ऑस्मोसिस होने के बाद गार्ड सेल क्या हो जाएगा, टर्ज्यूड हो जाएगा, जब टर्ज्यूड हो जाएगा तो प्रेशर की वजह से वो स्टोमेटा ओपन, ठीक है मैंने माना। सर अब बंद कैसे होगा, रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्लूकोज का कम हो जाएगा, तो उसका जो कन्वर्जन हो रहा है वो कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, फिर बाद में क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि भैया जो स्टार्च होता है अनियन में स्टार्च नहीं पाया जाता, अनियन के लिए इसमें स्टार्च नहीं होता स्टोरेज मटेरियल, तो ये भी थ्योरी क्या हो गई, डिस्कार्ड कर दी गई, फेल कर दी गई, भाई हम सहमत नहीं है आपकी theory। उसके बाद सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी आई थी, और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी आपकी एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी, ठीक है। जाते मैं भी कर रहा हूँ। ये बहुत महंगी पेन है ना, इसलिए नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। ये वाली थियरी थोड़ा सा देखो, देखिए ये कौन सी थियरी है बेटा, मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी, एक्टिव पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थियरी, पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज थियरी, ठीक है, मॉडर्न एंड मोस्ट एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्या करेंगे, साइंटिस्ट का नाम याद, इसमें जनरली क्या होता है, जनरली इसमें मान लीजिए कि ये आपका एक सेल है, ठीक है, आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, ऑक्सिजो एसिटेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, कौन है भाई, व्हाट, सर आपकी होता है वो प्रिंटर अभी आगे मुस्कान सेंटर, क्लास खत्म हो जाएगी तो हम आपको मिठाई खिलाएंगे, क्लास खत्म होने के बाद हम मिठाई
देखो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में इसका कन्वर्जन हुआ, एटमॉस्फेयर से आया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट क्या करेगा बेटा, केज एंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम कौन सा आएगा, पेप्टेज। बसंत का मौसम चालू हो गया क्या, बसंत पंचमी है ना, इसीलिए मिठाई बटी। ठीक है, बन गया ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। इसका कन्वर्जन किसमें होता है, बोलो ना, पढ़ाया है ये सब, ममता कुशवाहा। इतना सन्नाटा नहीं अच्छा होता है। हाँ, रामनगर थोड़ी है, ये आगरा है, रामगढ़ था ना, रामगढ़, ये आगरा है। होली कब आएगी, ये कन्वर्ट हुआ दो में, ब्रेक कर गया, एक आयन में कन्वर्ट हुआ और किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, मैलेट में कन्वर्ट हुआ। प्लीज चुप हो जाओ, किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा, मैलेट में कन्वर्ट हुआ और किसमें, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट। अब जैसे ही हाइड्रोजन आयन में कन्वर्जन हुआ तो ये हाइड्रोजन आयन क्या हुआ बेटा, ये हाइड्रोजन आयन जो है यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ से बाहर निकला। और इस आयन को बैलेंस करने के लिए क्या आया आपका, पोटेशियम, पोटेशियम इसके अंदर आया। अब ये जो पोटेशियम आयन आया, ये पोटेशियम इस मैलेट के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा क्या, पोटेशियम मैलेट। क्या बन जाएगा बेटा, पोटेशियम मैलेट। ठीक, अब पोटेशियम मैलेट जब बना तो इस पोटेशियम मैलेट के बनने की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो टर्बिडिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। टर्बिडिटी क्या हो गई, टर्बिडिटी बढ़ जाएगी, और टर्बिडिटी बढ़ी तो स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा ओपन। ठीक, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, बना लो इसको, साइंटिस्ट से पूछे, उन्होंने कहा था कि नहीं, पोटेशियम तो ज्यादा ही करेगा, साथ साथ क्लोराइड भी जाएगा, तो ये क्लोराइड आयन इसके साथ मिलेगा तो बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। तो ये सबसे देते हैं, कहाँ बनता है बता दो भैया, मेरे तो ये एक्सेप्टेड, हाँ, बट ये एक्सेप्टेड थ्योरी मानी गई, बोले कि फोन में ऐसा होता है, लेकिन फिर एक्सेप्शन अभी कोई वेल जो एक्सेप्टेड थ्योरी है अभी आई नहीं। उन्होंने कहा था मोस्ट एक्सेप्टेड है, सभी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस दिए हैं। चलिए कुछ फैक्टर्स देखते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करेंगे किसको, ट्रांसपिरेशन को। हटा देखो, मेडिकल के बच्चों में मालूम क्या है, कॉन्फिडेंस क्या होता है कि सभी सोचते हैं मुझे बायो बहुत अच्छी है, अनाउंस किए कि बच्चे बायो क्लास में आ जाएं, लेकिन कि बच्चा कितना है, ठीक है, 2 बच्चा, बाकी सब सो रहा है। अभी एग्जाम जब होगा, टेस्ट जब आएगा तो मालूम है, मैं गारंटी देता हूँ उनके नंबर कितने आएंगे पता है, 250 के ऊपर किसी का नंबर, कुछ है कुछ, और सब बड़े कॉन्फिडेंट है, अरे बायो तो आसान, खैर कोई नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, टाइम बता देना यार अभी तक। फैक्टर्स अफेक्टिंग
ट्रांसपिरेशन। एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं और इंटरनल फैक्टर होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर आपका, एक्सटर्नल फैक्टर ज़्यादा बताओ जिस फटाफट, इसके ऊपर कभी चर्चा होता है। ये एक्सटर्नल फैक्टर होता है और इंटरनल फैक्टर होता है। एक्सटर्नल फैक्टर में जैसे आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। तो अगर ह्यूमिडिटी के केस में बात करेंगे तो ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा होगी ट्रांसपिरेशन उतना कम होगा। तो ये जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन और ह्यूमिडिटी का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ट्रांसपिरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या ये RH क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, पसीना बहुत निकलता है, कहते हैं बड़ा ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो उस टाइम पर क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन रेट बहुत कम हो जाता है, ठीक है। अगर किसी में हम कहें कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20% और एक जगह 70% है, तो ट्रांसपिरेशन रेट फास्ट कहाँ पर होगा, 20% वाले पर फास्ट होगा, 70% वाले पर क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन रेट एक टाइम पर बढ़ेगा, उसके बाद क्या रुक जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। मतलब इधर ट्रांसपिरेशन रेट है और इधर क्या है, टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ेंगे वैसे वैसे ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, सेचुरेट कर जाएगा। मतलब सेचुरेट करने के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये बात आप समझिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, शुरू में तो बढ़ता है ट्रांसपिरेशन, उसके बाद क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है, ठीक। उसके बाद विंड वेलोसिटी की बात करेंगे। विंड वेलोसिटी की बात भी यही होती है कि वेलोसिटी अगर धीरे धीरे बढ़ती है तो ट्रांसपिरेशन रेट भी बढ़ता है, लेकिन जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है उस वक्त पिस्टोमीटर क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो विंड वेलोसिटी के केस में भी यही वाला आपका ग्राफ आएगा। एक ग्राफ आपका क्या आता है बेटा, टेम्परेचर से रिलेटेड हमने बता दिया आपको। उसके बाद आपको बता दें कि लाइट के पर्सपेक्टिव से क्या होगा, कि एक टाइम पर लाइट की वजह से ट्रांसपिरेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन फिर एक टाइम के बाद अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब बढ़ जाता है और लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको क्या होते हैं बेटा, स्टोमेटा फिर चिपक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो लाइट के केस में भी कुछ कंडीशन आपकी ऐसी आएगी, पहले ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा फिर ट्रांसपिरेशन घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट विंड वेलोसिटी की वजह से क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, वाटर स्ट्रेस की कंडीशन आ जाती है। जब हवा बहुत तेज चलती है तो आसपास का जो पानी होता है वो जो है वो इवेपोरेट होकर उड़ जाता है, या तो वहां तक कहीं पहुंच नहीं पाता है। तो स्टोमेटा के आसपास जो है वाटर स्ट्रेस की कंडीशन हो जाती है। वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, तनाव वाला नहीं, वाटर स्ट्रेस का मतलब होता है वहां पर पानी की कमी हो जाती है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाती है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर जितना कम होगा ट्रांसपिरेशन रेट उतना ज्यादा होगा। मतलब रिलेशनशिप क्या आएगी, इन्वर्सली आ गई, ट्रांसपिरेशन रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। इंटरनल फैक्टर में मैं आपको बता दूं, इंटरनल फैक्टर आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होता है, वो हार्मोन का कंसंट्रेशन होता है। तो इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। कल हम थोड़ा सा एंटी ट्रांसपेरेंट की बात करेंगे, और क्या बचा आपका, वो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट बचा है, ठीक है। हाँ, चलिए अभी हम क्लास एंड करते हैं, शाबाश।